अच्छा क्लास देखें, हमने स्टार्ट किया था थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की मीनिंग आपको पता है कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो हमारी बॉडी में हो रही है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब सर्दियाँ आएंगी तो हमारी बॉडी जो है वो हीट कैसे कर रही होगी अपने आप को। तो उसे हम एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं। एक मैकेनिज्म को हम नाम दे रहे थे बिहेवियरल मैकेनिज्म। बिहेवियरल मैकेनिज्म हमारी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि जो हम खुद अपनी विलिंग पावर से कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने मजीद क्लासिफाई किया था इसे, तो हमने कहा था कि वार्म लोकेशन पे चले जाएं। जाहिर बात है जब आप एक ऐसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे गर्मी है, तो जाहिर है बॉडी के अंदर हीट जनरेट होने लग जाएगी। या फिर आप एडिशनल क्लॉथ्स पहन लें, जैसे सॉक्स हो गए, हेड हो गया और स्वेटर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो जाहिर है आपकी बॉडी में फिर हीट जनरेट होने लग जाएगी। इस तरह से हर्डलिंग था, हर्डलिंग भी मैंने बताया था कि एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाइए, ताकि ये है कि फिर आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाए। ये सब हमने देख लिया था। फिर हमने इसे डायग्राम से भी पढ़ लिया था थोड़ा सा। सर वॉइस क्लियर नहीं बेटा, आपका नेट इश्यू होगा। अच्छा खैर, फिर उसके बाद हमने कुछ और डायग्राम्स देखी थी कि हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में हीट जनरेट होगी। इसका मतलब आप कोई भी ऐसा फूड ले लीजिए जिसकी तासीर गर्म हो। कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा फूड जिसकी तासीर गर्म है, ज़ाहिरी बात है वो आपकी बॉडी को हीट करेगी। इसके बाद हमने देखा था कि आप आग जला सकते हैं, साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी। फिर उसके बाद हम और आगे चले गए थे, तो हम आ गए थे हडलिंग के ऊपर। और हडलिंग में हमने देखा था कि मंकी जैसे हडलिंग करते हैं। इसके अलावा ये पेंगुइन में भी होती है। इसके अलावा ये हैंड्स के अंदर भी होती है। अच्छा देखें, आप जो है ना वो बिल्कुल ही आपके अंदर जो है ना वो, क्या बोलूँ मैं, आप लोग खैर इस लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। अब सर मेरे ऑलरेडी हुआ हुआ है। चलो खैर, अब तुम लोग करते रहो, लाइनें बनाते रहो जिसको बनानी है। खैर, फिर फिर उसके बाद हम आ गए थे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के ऊपर। और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बॉडी खुद अपने, मतलब ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रही है जिसकी वजह से बॉडी हीटअप हो रही है। तो उसमें हमने पढ़ा था दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं शिवरिंग और एक को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब है कि बॉडी मूवमेंट की वजह से काम हो रहा है, और नॉन शिवरिंग में बॉडी मूवमेंट की वजह से काम नहीं हो रहा। शिवरिंग में हमने देखा था कि बॉडी तेज तेज मूव करती है। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन आता है तो ज़ाहिर बात है शिवरिंग होती है। शिवरिंग की वजह से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने लग जाती है, और पूरा का पूरा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ये सब हम पढ़ चुके थे, तो इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, इसे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस पे। नॉन शेवरिंग शेवरिंग थर्मोजेनेसिस को अच्छे से देख लीजिएगा। हमने ये पढ़ा था कि जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, और जब हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैंकेट बन जाता है जिसकी वजह से हीट बाहर की अंदर की बाहर नहीं जाती, और बाहर की जो कूलिंग है वो अंदर नहीं आती। तो एक ब्लैंकेट फॉर्म हो रहा था जैसे हम कह रहे थे गूज बम्स, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ब्लड फ्लो पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि स्किन की तरफ जो भी ब्लड है वो कम जाने लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आपकी बॉडी का ब्लड है और वो सारा का सारा जब स्किन पे जाएगा, स्किन की तरफ मूव करेगा, तो सारी की सारी आपकी बॉडी की हीट भी स्किन की तरफ मूव करेगी, और स्किन से फिर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। इसका मतलब आपकी बॉडी जितनी गर्म है वो उतनी गर्मी भी नहीं रहेगी उसके अंदर, वो बिल्कुल से ठंडी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फैट एकम्युलेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बैली के अंदर फैट है या जितने भी आपकी बॉडी के अंदर अगर फैट का कंटेंट है, तो फैट में से इतनी आराम से हीट पास नहीं होती। और जब फैट में से आराम से हीट पास नहीं होगी, जब फैट में आराम से हीट पास नहीं होगी, तो जाहिर है आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहेगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डायग्राम से भी देखा था, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। देखो, मैंने आपको थोड़ा बहुत रिपीट इसलिए करवा दिया क्योंकि जो जो हमने कोल्ड टेम्परेचर में पढ़ा था वही सब हम हॉट टेम्परेचर में पढ़ेंगे, बस उसका रिवर्स करके। ठीक है, सो पहले बिहेवियरल मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। बिहेवियरल मैकेनिज्म में
कि बॉडी क्या क्या कर सकती है खुद से। तो बॉडी क्या कर सकती है, देखें पहले हमने ये पढ़ा था कि आप बॉडी को वार्मर लोकेशन पे लेके जाएंगे, एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे गर्मी है। अब आपको गर्मी को कॉफ करना है, इसका मतलब आपने बॉडी ठंडी करनी है, तो जहरी बात है आप एक ऐसी लोकेशन पे जाएंगे जो कि कूल होगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, मूविंग टू अ कूलर लोकेशन। आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खुला आसमान होगा, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कम लोग होंगे, जैसे समंदर हो गया, बीच, ये सब चीजें ले लीजिए आप। क्लॉथ्स पे आ जाइए, वहां पे हम क्या पढ़े थे कि आप एडिशनल क्लॉथ्स पहनते जाएंगे, बस यहाँ पे आपने उतारते जाना है, उतारते जाना है। वहां पे आपने सॉक्स पहनने हैं, यहाँ पे नहीं पहनने। वहां आपने हेड पहनना है, यहाँ आपने हेड नहीं पहनना। वहां आपने स्वेटर पहनना है, यहाँ आपने स्वेटर नहीं पहनना। वहां पे आप कोई भी और तरह के क्लॉथ्स भी पहन सकते हैं सिल्क के। यहाँ पे जहरी बात है, आप सिल्क के क्लॉथ्स पहनेंगे तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे आप या तो कॉटन यूज करेंगे, या फिर लॉन यूज करेंगे, या फिर सिंपल कोई ऐसा, कोई भी ऐसे क्लॉथ्स यूज कर रहे होंगे आप जो बिल्कुल से थिन होंगे, बिल्कुल से बारीक होंगे। और फिर तीसरी चीज तो है सोशल डिस्टेंसिंग, जितना ज्यादा आप लोगों से दूर होंगे आपकी बॉडी में उतनी ही ज्यादा गर्मी कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग पास पास खड़े हुए तो एक की बॉडी से हीट निकल के जाएगी दूसरे की बॉडी में, ठीक है। और जब वो हीट निकल के दूसरे की बॉडी में जाएगी तो जहरी बात है बॉडी तो गर्म होगी सामने वाले की, और उसकी हीट आपकी बॉडी के अंदर आएगी तो जहर है आपकी भी हीट गर्म हो रही होगी। इसका मतलब बॉडी अपनी टेम्परेचर को इतनी आसानी से रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो जो कुछ हमने वहां पढ़ा था यहाँ पे उसका सब कुछ अपोजिट है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर आप कुछ ऐसे फूड्स भी ले सकते हैं, देखें वहां पे हम ऐसे फूड्स ले रहे थे जिनकी तासीर गर्म थी, यहाँ पे आप ऐसे फूड्स लेंगे जिनकी तासीर ठंडी होगी। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके पास दही है, योगर्ट है। जितना ज्यादा आप योगर्ट लेंगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा ठंडी रहती है। फिर इसके अलावा आपके पास हो जाता है कोकोनट वाटर, ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है, कुकम्बर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटरमेलन। तो ज़्यादातर हम गर्मियों में तीन चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एक दही है, एक नारियल का पानी है, और दूसरा वाटरमेलन है। अब डिपेंड करता है कि आप इसे कितना फील करके खाते हैं, जितना ज़्यादा आप फील करके खाएंगे इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। देखो मैं भी जितना फील करके पढ़ाऊंगा ना, मैं उतनी ज़्यादा अच्छी टीचिंग कर सकता हूँ। इसलिए आपकी बॉडी में भी कूलिंग इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा जितना अच्छा आप उसे फील करके खाएंगे। अब वो फील आप कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ये देखें, अब वैसे मैं यहाँ बैठ के नारियल का पानी पीऊंगा, और अगर मैं ऐसे बीच पे बैठ के नारियल का पानी पीऊंगा तो आप, आपको पता है खैर, फीलिंग्स ही अलग होंगी। इसी तरह से भाई, ये मैंने हसन के लिए लगाया खास तौर पे, मैंने कहा कि हसन आप इसे बेचिए भी पिए भी, तो बिजनेस भी हो जाएगा आपका। हसन तासीर ठंडी का मतलब है कि वो आपकी स्टमक में जाने के बाद आपके स्टमक को बल्कि नहीं कर रहे, और आपको चेस्ट पेन नहीं करवा रहे, हार्ट बर्न नहीं करवा रहे। अगर एक ऐसा फूड है ना जो कि आपको गर्माइश फील कराता है बॉडी के अंदर, जिससे आपके स्टमक के अंदर गर्मी होती है, तो हम कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म है। और अगर एक ऐसा फूड है जिसको खा के आपके पेट में गर्मी नहीं होती, वो आपको खुद ही फील हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका चेस्ट बिल्कुल बल्कि हो चुका है। और दूसरी बात, आपको जो है ना, वो हम क्या कहते हैं, अजीब अजीब डकारें भी आती हैं आपको। और दूसरी बात यह है कि आपका सीना जलेगा। तो जिस खाने से सीना जलता है ना ज्यादातर, उसकी तासीर गर्म होती है। जिसमें अगर आप कीमा ले लो, अगर आप बड़े गोश्त का कीमा खाओगे तो आपका स्टमक और बल्कि होगा, वो और गर्म होता है। अगर आप छोटे गोश्त का कीमा खाओगे तो आपकी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा गर्मी के लिहाज से। और चिकन का खाओगे तो जहरी बात है वो और कम इफेक्ट देगा। तो जिस पे भी स्टमक बल्कि हो जाए, आपका हार्ट बर्न होने लग जाए, चेस्ट बर्न होने लग जाए, तो आप समझ जाएगा कि वो गर्म तासीर है उनकी। वो आपके स्टमक को गर्म रखेंगे, और जो आपके स्टमक को ठंडा रखते हैं उसे हम कहते हैं कि उसकी तासीर ठंडी है, सिंपल। फिर इसके अलावा आप आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक्स यूज कर सकते हैं जो ठंडी है। फिर आ जाइए फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पे। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आपको पता ही है कि वो मैकेनिज्म जो कि ब्रेन, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब आप अपनी विलिंग से काम नहीं करते, बॉडी खुद ब खुद काम करवा रही होती है। बिहेवियरल मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म्स होते हैं सारे के सारे जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म वो सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बॉडी जितनी भी वर्किंग कर रही है वो आपसे पूछ के नहीं करेगी, वो बॉडी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अब याद कीजिए वही वाला पहला वाला टॉपिक, उसमें हमने क्या बोला था कि हेयर जो है वो खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, और गूज बम्प्स बना लेंगे।
यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, हेयर जो है वो लेट जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, आपके हेयर्स बिल्कुल भी खड़े नहीं होते, लेट जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ वो कम हो जाता है, यहाँ पे उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे स्किन की तरफ का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अभी फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वहां पे हम ये कह रहे थे कि जितना ज्यादा बॉडी के अंदर फैट होगा उतना ही अच्छा है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बॉडी के अंदर जितना ज्यादा फैट है उतना ही बुरा है। अब एक एक करके से देख लेते हैं, सिंपल से। लोअरिंग ऑफ हेयर में क्या है, हेयर जो है वो लो हो जाते हैं। हमने एक मसल्स पढ़े थे जिसे हम कहते हैं इरेक्टर पिले। मैंने आपको बताया था कि जब भी इरेक्टर पिले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स होंगे तो आपके हेयर्स क्या हो जाएंगे, आपके हेयर्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। और जब आपके हेयर्स रिलैक्स हो जाएंगे तो जाहिर बात है हेयर आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। सर ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी इसमें, जी होंगी, अभी आ रहे हैं आगे। अच्छा, आगे चलिए। तो हेयर्स लो होंगे, हेयर्स लो होने की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, आपका इंसुलेटिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इंसुलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, थाइस के, आर्म्स के, हैंड के, जब आपके हेयर्स खड़े हो जाएंगे तो वहां पे एक टेम्परेरी ब्लैंकेट बन जाएगा, एक लेयर आ जाएगी ना हेयर्स की। वो हेयर्स की लेयर क्या करेगी, वो हेयर की लेयर आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो हीट पास नहीं हो रही, इसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेटर का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हीट पास ना हो, और कंडक्टर का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट पास हो जाए। तो ऐसा कब हो, कब रहा था, जब आपके हेयर्स खड़े हो रहे थे, और जब आपके हेयर्स बैठ जाएंगे तो जाहिर बात है कि आप जो इंसुलेटिंग इफेक्ट है वो नहीं आएगा, सिंपल। तो सिंपल बस ये याद रखना है कि वहां पे आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स बन जाते हैं। यहाँ आपके हेयर्स खड़े नहीं होंगे, यहाँ पे आपके हेयर्स जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे। फिर ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स स्किन। अब देखें वहां हमने क्या पढ़ा था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। वेजो कंस्ट्रिक्शन की का मतलब क्या है, वैसल्स बिल्कुल नैरो हो रही हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या था, वैसल्स बिल्कुल नैरो हो रही हैं। यहाँ पे एक दफा और बता दूं, अच्छा बता दूं, देखो मैंने आपको ये बताया इंसुलेटिंग इफेक्ट का मतलब है एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से हीट पास ना हो, इसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब है जिस जो कि हीट पास ना कर सके वो एक इंसुलेटर है, और जो हीट पास कर लेता है वो कंडक्टर है, ठीक है। तो देखो हमें तो इंसुलेटर चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, बॉडी की गर्मी बाहर निकलेगी ही नहीं, और अगर बॉडी की गर्मी बाहर निकलेगी ही नहीं तो क्या होगा, आपकी बॉडी गर्म होती रहेगी, जबकि हमें अभी तो बॉडी ठंडी करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग इफेक्ट को कम करेंगे। हम वो जो इंसुलेटिंग लेयर है ना, इंसुलेटिंग इफेक्ट आ किसकी वजह से रहा है, वो उन बालों की वजह से आ रहा है जो खड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, उन बालों को लिटा देना है। जब आप उन बालों को लिटा दोगे तो वो ब्लैंकेट खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी ब्लैंकेट हमने पढ़ा था, वो टेम्परेरी ब्लैंकेट खत्म हो जाएगा। और जब टेम्परेरी ब्लैंकेट खत्म हो जाएगा तो जहरी बात है कोई इंसुलेटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, और अब बॉडी में से आराम से गर्मी निकल के हवा में जा रही होगी। अब वो आपको नजर तो आएगी नहीं, जाहिर बात है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ब्लड फ्लो में क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, कि हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे थे। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या था, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है, अब जाहिर बात है ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं, ब्लड कम कम पास होगा। और जब स्किन में ब्लड कम कम पास हो रहा था तो स्किन तक हीट कम जा रही थी, और जब स्किन तक हीट कम जा रही थी तो स्किन से हीट बाहर भी कम जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वैसल्स का नैरो हो जाना, वैसल्स का बिल्कुल सिकुड़ जाना। जब वैसल्स सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड कम जाएगा स्किन पे, ऐसा ही है। जब स्किन तक ब्लड कम जाएगा तो स्किन तक हीट भी कम जाएगी, क्योंकि हीट आएगी किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो स्किन तक हीट कम आएगी, और जब स्किन तक हीट कम आएगी तो स्किन से बाहर भी हीट कम ही निकलेगी। भाई स्किन के पास एक तो ये था कि बहुत सारी हीट थी, तो वो ज्यादा हीट हवा में रिलीज कर देगा। अब स्किन के पास जब हीट है ही नहीं तो बॉडी ऐसा करेगी कैसे। अब हमें क्योंकि बॉडी को ठंडा करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से हीट निकले। तो अब आपका ब्रेन क्या कराएगा, वेजो डायलेशन कराएगा। वेजो डायलेशन का मतलब क्या है, वेजो डायलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी वैसल्स जो है ना वो ब्रॉड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जब वैसल्स फैल जाएंगी
तो तेज से ब्लड पास होगा, जल्दी जल्दी ब्लड पास होगा, ठीक है, स्किन तक जाएगा। जब ज्यादा ब्लड स्किन तक जाएगा तो ज्यादा हीट स्किन तक जाएगी, और जब स्किन के पास ज्यादा हीट आ रही होगी तो स्किन ज्यादा हीट को बाहर निकालेगा बॉडी में से, ठीक है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेजोडाइलेशन क्या है? वेजोडाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वेसल्स ब्रॉड हो जाती हैं, वेसल्स फैल जाती हैं। जब वेसल्स फैल जाएंगी तो ज्यादा ब्लड जाएगा स्किन तक, और ब्लड ही हीट लेके आता है, इसका मतलब ज्यादा हीट भी स्किन तक जाएगी। और जब स्किन के पास ज्यादा हीट होगी तो स्किन ज्यादा हीट बाहर निकालेगी, और जब आपकी बॉडी में से ज्यादा हीट बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। ये पूरा वेजो डायलेशन है। अगर आपने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन समझा हुआ था तो वेजो डायलेशन बस सिंपल उसका ऑपोजिट है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपको यही बात बता रहा है, मोर ब्लड सप्लाई, जब हम वेजो डायलेशन करेंगे तो ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, कहाँ पे? बॉडी सरफेस पे। बॉडी सरफेस का मतलब क्या है? बॉडी सरफेस का मतलब है स्किन, आसान अल्फाजों में। और जब ज्यादा ब्लड जाएगा स्किन तक तो जाहिर बात है ज्यादा हीट भी लॉस होगी। सिंपल, मैं 3-4 दफा बता चुका हूँ आपको, फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो मुझसे अगली क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट के अंदर। देखो, हमें एक बात पता है, ये लाइन तो हमारी पुरानी है, इससे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ आ जाइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि फैट जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा फैट होगा उतना ही ज्यादा मेरी बॉडी से हीट मुश्किल से निकलेगी। क्यों? क्योंकि फैट में से हीट पास होती ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फैट के अंदर से हीट पास नहीं होती। अब मैं बहुत मोटा हूँ, अगर मैं बहुत मोटा हूँ इसका मतलब मेरे सारे मसल्स के पास उसके बाद एक चर्बी की क्लियर है जो कि बहुत थिक है। इसकी वजह से होगा क्या? अब जब हीट मेरी बॉडी से निकलने वाली होगी ना तो वो निकलेगी ही नहीं, क्योंकि वो चर्बी में से पास ही नहीं होगी। जब हीट चर्बी में से पास ही नहीं होगी तो जाहिर बात है स्किन तक आएगी नहीं। जब वो स्किन तक आएगी नहीं तो बाहर कैसे जाएगी? तो जितना ज्यादा फैट होगा उतना ही ज्यादा बॉडी में से हीट निकालना मुश्किल है। तो फिर बॉडी क्या करेगी? सब क्यूटीनियस फैट को कम करना शुरू कर देगी, लेकिन जाहिर बात है एक लिमिट तक कम करेगी। आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, फिर कैसे गर्म होगी वो? जब इतना फैट गर्म ही नहीं हो सकता, जब इतना फैट गर्म ही नहीं होगा तो जाहिर बात है वो पिघलेगा नहीं। फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन पे, ठीक है। अभी हमने जो कोल्ड टेम्परेचर के बाद हॉट टेम्परेचर पढ़ा है उसमें हमने बस सिर्फ दो मैकेनिज्म पढ़े। हमने पढ़ना क्या था आज? हमने सिर्फ इतनी सी चीज पढ़नी थी कि जब आपकी बॉडी गर्म हो रही होगी तो हम उसे ठंडा कैसे करेंगे, सिंपल। इसका मतलब समर सीजन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक चीज हमने पढ़ी थी जिसे हम नाम दे रहे थे बिहेवियरल मैकेनिज्म्स। और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स मैंने आपको क्या बताया भाई? आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे खुला आसमान हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो ताकि आपकी बॉडी ठंडी हो। आप ऐसे ग़िज़ा खाएं जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठंडी हो, जिसमें मैंने आपको बताया था वाटरमेलन, कोकोनट, और इसके अलावा आपके पास योगर्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप बारीक बारीक कपड़े पहने ताकि आपको गर्मी कम लगे। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दें ताकि आपको गर्मी कम लगे। फिर उसके बाद हम आ गए थे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के ऊपर। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स में हमने क्या पढ़ा? हमारे जो हेयर्स होते हैं वो लेटना शुरू हो जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी का जो फैट है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी तो ज़्यादा ज़्यादा हीट आराम से पास हो रही होगी, इसका मतलब वेसोडाइलेशन। पूरा मैकेनिज्म मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आया तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन। देखिए, आपके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे चैप्टर 3 पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा। जिसने चैप्टर 3 पढ़ा है उसे हाइपोथैलेमस बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। इन दोनों ही लफ्ज के मतलब है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। देखें लिखा हुआ है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो का मतलब हीट, रेगुलेटरी का मतलब मेंटेनेंस। तो एक ऐसा सेंटर है थर्मो, हाइपोथैलेमस एक ऐसा सेंटर है जो कि किसे कंट्रोल कर रहा है? टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है।
इसका मतलब ब्रेन जितने भी काम कर रहा है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहे हैं। सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम तो दें। बेटा किसका स्क्रीनशॉट लेना है बता दो, मैं दोबारा लिखा देता हूँ स्लाइड। ले लिया करो ना फौरन, मेरा इंतजार क्यों कर रहे होते हो कहने के लिए। बेटा हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो कि पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस वजह से हम इसे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब थर्मो रिसेप्टर्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि किसी भी केमिकल को सेंस करते हैं, किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है, बहुत सारी है, लेकिन इंसुलिन को कोई पहचानने वाला ही नहीं है, तो फिर इंसुलिन काम नहीं करेगी। इस तरह से हमारी बॉडी में जो भी किसी भी चीज़ को पहचान रहा होता है वो क्या चीज़ होती है? वो रिसेप्टर होती है। तो रिसेप्टर किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बात को कौन पहचानेगा? इस बात को थर्मो रिसेप्टर्स पहचानेंगे। अगर थर्मो रिसेप्टर्स ही नहीं है मेरी बॉडी में, तो मेरी बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि मेरी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अयान ठीक है, करते हैं कुछ इसका। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस जो है ये काम किसके थ्रू करता है? थर्मो रिसेप्टर के थ्रू करता है। इसका मतलब थर्मो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करके देते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो थर्मो रिसेप्टर सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, और ये बात पहुंच जाती है जाके हाइपोथैलेमस के पास। एक ही से दूसरी चीज़ से रिलेट है, अगर आप थोड़ा गौर से सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखो हाइपोथैलेमस जो है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेट कर देता है। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सेट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर मैं फॉरेन हाइट में बोलूँ तो 98.6, हर ह्यूमन का इतना ही है। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं सेट पॉइंट। बेटा आप लोगों की चैट्स इतनी है कि मैं पढ़ पढ़ के सर तैयार होगा। बेटा कर तो लिया, कैसे करें ऐड? करा हुआ ऐड। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम किसका नाम देते हैं? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम सेट पॉइंट का नाम देते हैं, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आपने थर्मामीटर में भी देखा है ना, एक रेंज होती है। अगर डॉक्टर बोलता है आपको कि 98.6 फॉरेनहाइट है तो आप नॉर्मल है। अगर 98 से ज़्यादा फीवर हो रहा है आपको, 98 से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आप उसे कहते हैं कि हाँ उसे फीवर हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। और अगर 98 से कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में टेम्परेचर कम है। तो दोनों ही सूरतों में कौन कंट्रोल करेगा? ऐसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। लेकिन हाइपोथैलेमस भी एक वक्त तक काम करेगा। जहरी बात है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 हो जाएगा, अब हाइपोथैलेमस इतना काम नहीं कर सकता कि 100 फॉरेनहाइट को कम कर दे। तो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं सेट पॉइंट। वो कितना होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फॉरेनहाइट होता है। अब आगे चलिए, एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर बिलो और अबव द सेट पॉइंट। वो आपसे कह रहा है कि कोई भी चेंज या तो कम हो जाए सेट पॉइंट में या फिर बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल 98.6 ये सेट पॉइंट है, 98.6 से 99 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, अबव द सेट पॉइंट है। 98.6 से कम हो गया, 97 हो गया, ये बिलो द सेट पॉइंट है। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। तो वो यही कह रहा है कि अगर सेट पॉइंट की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उसे कौन डिटेक्ट कर लेगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस डिटेक्ट किसके थ्रू करेंगे? वो थर्मो रिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेंड कर दी जाती हैं एप्रोप्रिएट ऑर्गन्स तक। एप्रोप्रिएट ऑर्गन क्या है? जिसने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर काम मेरी स्किन ने करना है, मेरी स्किन तक मैसेज चले जाएंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी ने ये बात देख ली कि मेरी बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है, मेरी बॉडी ठंडी हो रही है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है। हाइपोथैलेमस फौरन इस चीज को डिटेक्ट करेगा, और ये बात किसको पहुंचा देगा? स्किन को। स्किन क्या करेगा? स्किन अपने सारे के सारे हेयर्स को खड़े कर लेगा ताकि आपकी बॉडी की हीट बाहर ना निकले और आपकी बॉडी गर्म रहे। तो अब मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ ये लास्ट लाइन के बाद, क्योंकि मुझे फीवर भी पढ़ाना है थोड़ा सा।
ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है। किसका कंट्रोल? टेम्परेचर का कंट्रोल। उसके पास एक सेट पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर में कमी या ज़्यादा होती, अगर ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो फौरन से इसे हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, किसके थ्रू डिटेक्ट करता है? थर्मो रिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट करता है। और अब ये मैसेज पहुंचा देता है एप्रोप्रिएट ऑर्गन्स तक कि ऑर्गन ने करना क्या है। अगर आपकी बॉडी ठंडी हो रही है फौरन स्किन तक मैसेज आएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स सुकेड़ दो, हेयर्स को खड़े कर दो। ठीक है, फैट बढ़ाना शुरू कर दो बॉडी में। अगर आपकी बॉडी गर्म हो रही है, अब वही सारी बातें याद रखो, आपकी स्किन तक मैसेज पहुंचेगा कि हेयर्स को लिटा दीजिए, ब्लड वेसल्स डायलेट कर दीजिए, फैट कम कर दीजिए। तो हाइपोथैलेमस एप्रोप्रिएट ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाता है कि उन ऑर्गन ने करना क्या है। अब फीवर क्या होता है ये आपको भी पता है कि जो भी हमारा सेट पॉइंट है, ठीक है, जो भी हमारा सेट पॉइंट है अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप उसे फीवर का नाम देंगे। ये तो कॉमन सेंस है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? सेट पॉइंट 98.6। तो आपसे यही कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट इज कॉल्ड फीवर। अगर बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ गया तो फिर आप उसे फीवर का नाम देते हैं। अच्छा, इसे मेडिकल टर्म में हम पायरेक्सिया कहते हैं। फीवर हम इंग्लिश में कहते हैं और बायोलॉजी में से हम या मेडिकल टर्म में हम इसे पायरेक्सिया कहते हैं। अब ये पायरेक्सिया जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और किसी इन्फेक्शन के बगैर भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से क्यों होता है? देखो, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? या तो वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से। अब बॉडी क्या करती है? बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो पायरोजेंस को रिलीज करने लग जाते हैं। बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पायरोजन को रिलीज करने लग जाते हैं। पायरोजन क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए आपकी बॉडी कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा रही होती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाए, खत्म नहीं होंगे। खत्म करने के लिए तो और बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए होता है, कम से कम उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी ताकि इन्फेक्शन जहां पर है वहीं पे ही स्टॉप हो जाए और बहुत ज्यादा सीवियर ना हो। अगर आपकी बॉडी में फीवर नहीं होगा तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा। तो फीवर को मैं एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके सेट पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं फीवर का। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम पायरेक्सिया कहते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं माइक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किसे रिलीज करते हैं? पायरोजिन्स को रिलीज करते हैं। पायरोजिन्स वो केमिकल्स हैं जो कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोफेज रिलीजेस पायरोजिन। मैक्रोफेज क्या करते हैं? अभी बता रहा हूँ मैक्रोफेज क्या होते हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं? पायरोजिन को रिलीज करते हैं दैट कॉजेज पायरेक्सिया, जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। क्यों होता है? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतनी आसानी से ग्रो ना करें। ठीक है, अब माइक्रोफेजेस क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक स्लाइड और इंक्लूड की थी, गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई। अच्छा खैर, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल का एक सेल है जिसे हम कहते हैं मोनोसाइट। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स 5 तरह के होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स, बेजोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स की सारी टाइप्स हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर 14 के अंदर। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 में पढ़ा होगा कि वाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें मोनोसाइट्स हैं, बेजोफिल्स हैं, ईजनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। अभी ये नाम आपको याद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आप सिर्फ एक नाम याद रख लो, मोनोसाइट। पेपर में आपको वो भी नहीं लिखना, मोनोसाइट का नाम याद रख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मोनोसाइट जब भी ब्लड से बाहर आ जाते हैं तो वो मैक्रोफेज बन जाते हैं। मैक्रोफेज और मोनोसाइट में क्या फर्क है? जब तक व्हाइट ब्लड सेल ब्लड के साथ होते हैं, जब तक व्हाइट ब्लड सेल ब्लड के साथ होते हैं आप उसे मोनोसाइट पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप को मोनोसाइट पढ़ते हैं। और जब वही सेल ब्लड से बाहर आ जाएगा, कहीं ब्लड से दूर चला गया,
अब आप उसे मैक्रोफेज पढ़ोगे, ठीक है। जब भी मोनोसाइट, जब भी व्हाइट ब्लड सेल अपने ब्लड के साथ है तो आप उसे मोनोसाइट पढ़ते हो, और जब वो व्हाइट ब्लड सेल ब्लड से हट जाता है, ब्लड से हट के कहीं और चला गया, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे मैक्रोफेज बोलोगे। इस मैक्रोफेज का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढना, उसे किल करना, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन है एक तरह से। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं पेपर में बता देता हूँ कि ये सवाल कैसे आता है। पेपर में आपके पास लिखा हुआ आता है कि डिस्कस द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन, कि ब्रेन का क्या रोल है थर्मोरेगुलेशन के अंदर, तो पूरा मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन क्या होती है, और आप क्या करेंगे कोल्ड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अंदर। तो पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक हो सकता है पूरा लॉन्ग बन के आ जाए, और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इतना नहीं है लेकिन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में तो आ ही जाएगा अगर लॉन्ग में नहीं आया तो फिलहाल हम आज की क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा क्लास के अंदर।